जय हिंद। आज की क्लास में हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व वह तत्व है जिसे भारतीय संविधान में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वह तत्व है जो सरकार, जब भारत आजाद हुआ, संविधान बना, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इतने अधिकारों को दे सके, उसको नीति निर्देशक तत्व में रह गया। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया, जिसमें केटी शाह ने इसको चेक से तुलना की। चेक से तुलना की। नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप 10 लेते हैं तो कोई वो 10, मान लीजिए आपके पास एक 10 की नोट है, वो आपके पास किसी दूसरे पर्सन से आई, वो दूसरे पर्सन के पास भी किसी तीसरे पर्सन से आती है। सेम उसी प्रकार आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लिया। कहां से लिया? स्पेन से लिया। कई बार भारत के वनडे एग्जाम में पूछ चुका है कि नीति निर्देशक तत्व तो भारत ने आयरलैंड से लिया, तो आयरलैंड ने किस देश से लिया? तो स्पेन से लिया। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की चर्चा की गई है। 36 से 51 तक की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। लोकतंत्र की स्थापना करता है। चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। राज्य को आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से मत तोलिएगा। राज्य मतलब होता है वो ऐसे जिनके पास ऐसे तत्व हों, जैसे मान राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4। कौन कौन से? जनसंख्या, सरकार, क्षेत्र, संप्रभुता, सोवरेनिटी। जिनके पास ये चारों चीजें होती हैं वो राज्य होते हैं। संप्रभुता किसी भी राज्य को डिसीजन लेने में एकदम स्वतंत्र करती है। से मान लीजिए राज्य बिजली विभाग अपना कर लेने में एक स्वयं सक्षम है, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकती। सरकार को कौन सी स्थापना कब करनी है, किसको कब रिटायर करना है, किसको कब इंक्रीज करना है, किसको कब डिक्रीज करना है, इसमें सरकार अपने आप में स्वतंत्र है। तो अपना भी किसी भी कार्य के लिए राज्य स्वतंत्र होता है। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तन ही नहीं है। अगर सरकार आपको ये चीज नहीं दे रही है, किसी भी क्षेत्र कोई भी अधिकार आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कि जैसे आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप एससी 226 या 80 32 में जाते हैं, वैसे इसमें नहीं जाएंगे। न्यायालय में बर्तन ही नहीं है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण। सरकार लोक कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड। क्या? राशन कार्ड एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से कई गरीबों का घर चल रहा है। तो ये क्या है? सरकार की एक लोक कल्याण योजना है। सरकार इसको चाहेगी तो दे देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं भी देगी। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है। अब तो खासकर जिसका बीपीएल होता है उसका राशन कार्ड बनता है, और संपूर्ण राष्ट्र में योजना भी लागू है ना। तो अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में समान वेतन। समान वेतन का मतलब है कि सरकार स्त्री और पुरुष में दोनों के लिए समान देगी। ये नहीं कि
पुरुष के लिए कोई दूसरी मूल्य है और स्त्री के लिए कोई दूसरा भेदभाव नहीं करेगी कि आप पुरुष हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, स्त्री हो तो आपको कम पैसा मिलेगा, दोनों को समान वेतन मिलेगा अगर वो सरकारी काम करता है तो। और कई मेट्रो में ये होता था कि जैसे मान लीजिए कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए कि उसका परिवार चल सके, है ना। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन। जब भारत आजाद हुआ तो पूरे देश में ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब संविधान बन रहा था तब गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर के बीच में बहस हो गया कि सरकार केंद्र से गांवों तक पहुंचना एक बहुत कठिन काम है। तो भीमराव अंबेडकर का कहना यह था कि जितना ऊपर से पैसा आएगा वो गांव में बड़े आदमी खा लेंगे। बड़े आदमी का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए उस गांव में जो मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, जिनका कुछ बोलचाल बोलवाला रहता है गांव में, वो सरकार द्वारा पूरा खा लेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि इस व्यवस्था को रखना चाहिए, जिस राज्य को लगेगा कि वो लागू करें और उसके एकदम व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है, वो अपने में लागू कर लेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा बिल्कुल आपने सही कहा गांधी जी। तो ये ग्राम पंचायत का उस माध्यम से गठन हुआ। ग्राम पंचायत का गठन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य है और राजस्थान का नागौर जिला ये पहला जिला है जिसने ग्राम पंचायत की व्यवस्था को लागू किया। ये 2 अक्टूबर को लागू हुई। कब लागू हुई? 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को किस लिए लागू हुई? क्योंकि गांधी जी इसके फेवर में थे। किसके फेवर में थे? ग्राम पंचायत के गठन के फेवर में गांधी जी थे, है ना। तो 2 अक्टूबर को कौन सी व्यवस्था लागू हुई? तो ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकार सहायता करेगी। कुछ दशाओं में सरकार सहायता करेगी, इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई गर्भवती महिला है और उसको आने जाने में असुविधा है तो उसके लिए सरकार एम्बुलेंस भेजेगी। तो यही सब है कि सरकार इसमें आपको कुछ सरकारी सहायता प्रदान करेगी। अनुच्छेद 42 में सरकार सहायता उपलब्ध कराएगी, मतलब इसमें भी सेम वही चीज है, सरकार सरकारी सहायता उपलब्ध कराएगी। जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इत्यादि चीजों में सरकार आपकी सहायता याद करेगी। जैसे पेंशन, 60 वर्ष से प्लस वालों को पेंशन मिल रही है, तो ये क्या है? ये एक सरकार की सुविधा है। सरकार आपको देना चाहे तो दे भी सकती है, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकती। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि ये जी वो हमको न्यायालय में वो नहीं दे रहा पेंशन, वो सरकार, इसके लिए आप न्यायालय जाने के लिए नहीं है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति या पुरुष को इतना वेतन दिया जाए वो अपने घर को सुचारू ढंग से खर्च चला सके। ये नहीं कि आप किसी मजदूर को एक दिन काम कराते हैं उसको 200 दे दिए। अब 200 दे दिए, भाई आज की महंगाई में 200 में होता क्या है? 200 में आप 10 बट्टी लाइफ बॉय ले लेंगे, आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों, है ना। तो मिनिमम 700-800 इस समय पे मजदूरी चल रही है, उतना कम से कम इतना दिया जाए कि उस व्यक्ति की मजदूरी और एकदम घर का खर्चा चल सके, है ना। तो किसमें है? अनुच्छेद 43 में। तो देखते हैं अनुच्छेद 44 को। अनुच्छेद 44 में समान सिविल धर्म। अनुच्छेद 44 में समान सिविल धर्म, समान सिविल का मतलब होता है अगर किसी धर्म में आपकी शादी हो रहा है, तलाक हो रहा है, तो उसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें होंगी कि आप अगर पति पत्नी में डिवोर्स होता है तो आप इसको इतना देंगे, उसको इतना देंगे। खासकर इससे हमारा लेना देना नहीं है क्योंकि अभी हमारी ब्याह हुआ नहीं है। जिसका हुआ होगा वही इसके बारे में ज्यादा जानता होगा, है ना। और अनुच्छेद 45 में स्वास्थ्य। अनुच्छेद 45 में स्वास्थ्य है, सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकारी सुविधा उपलब्ध कराएगी जिनसे उनको बीमारी न हो। इसी के तहत सरकार 6 से 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21 का में शिक्षा भी दे रही है। क्या दे रही है? शिक्षा। ये कंपलसरी है सरकार के लिए। और स्वास्थ्य भी कंपलसरी है। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 46 में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण है। आरक्षण वो प्रावधान है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको एक उच्च स्थिति तक लेके जाने के लिए सरकार ने कुछ चीजों में आरक्षण दिया। सरकार आरक्षण कहाँ देती है? आपको सरकारी नौकरी में देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास 100 रुपए है और सामने वाले व्यक्ति के पास 20 रुपए है, तो आरक्षण का मतलब ये नहीं कि आपको भेदभाव करने का। आरक्षण का मतलब है आपको एक समान में ले जाने के लिए, है ना। ये नहीं कि आरक्षण पा गए आप उसके ऊपर रिपोर्ट कर दो, मेरे ऊपर आरक्षण है, हर्जा निकलवा दो। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
समाज में इससे अराजकता फैलती है ना। अनुच्छेद 47 में यानी सरकार पेशा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाइयों पे रोक लगाएगी। तो ये आंगनबाड़ी में पंजीरी उंजीरी बट जाती है, लेकिन नशीली दवाइयों पे रोक नहीं लगता है ना। दिल का खेल जिंदगी के लिए सबक होता है, जवानी जवानों के लिए अवक होती है। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, बोलने वाले को एहसास ही कब होता है। तो नशीली दवाइयों पे सरकार आप कितना भी बोलिए, सरकार को एहसास नहीं होने वाला। अनुच्छेद 48 में है वन्य जीवों की रक्षा करना। वन्य जीवों की रक्षा करना मतलब आप कहीं मध्य प्रदेश के किसी भी संजय डोबरी में गए, कोनो में गए, कहीं भी गए, किसी पशु को अगर छेड़ते हैं तो आपको सरकार दंडित करेगी। लेकिन हमारा कर्तव्य पर्सनल होता है कि हम उनकी सुरक्षा करें, ना कि किसी को मारे, है ना। तो ये अनुच्छेद 48 में है वन्य जीवों का संरक्षण करना। सरकार इस पे जीवों की रक्षा भी करती है। आप टाइगर वाइगर सलमान खान मार दिया था तो फिर बहुत ज़्यादा जेल वोल जाना पड़ा था, बहुत लफड़ा होता है इसमें। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय स्मारक वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुराना सांची का स्तूप, ये क्या है, सांची का स्तूप हमारा स्मारक है, इसका निगरानी सरकार करती है तथा इसकी सुरक्षा करना भी हमारा एक निजी कर्तव्य होता है ना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना। अगर कार्यपालिका में बैठे लोग ही न्यायपालिका में मिल जाएंगे तो आम जनता की बहुत पतन होने लगे, क्योंकि मान लीजिए कार्यपालिका नियम को लागू कर दी और जो नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको दंड कौन देगा। अगर जब न्यायपालिका भी कार्यपालिका में मिल जाएगी तो न्याय कोई नहीं देगा और न्याय की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। तो होता क्या है कि कार्यपालिका के लोग अलग होते हैं, न्यायपालिका के लोग अलग होते हैं। कार्यपालिका न्याय कानून को लागू करती है, जबकि जो कानून को नहीं मानते उनको कौन दंडित करता है, न्यायपालिका। सेम इसीलिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका के बारे में हम जब ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे और एससी हाई कोर्ट, तब इसको स्पेशल पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 51 में है शांति स्थापित करना। भारत का शुरू से ही मकसद रहा है कि विश्व में एक शांति का परिचय दे, और शांति का परिचय देने के लिए भारत ने 30 अक्टूबर 1954 को यूएनओ का सदस्य बना। किस अनुच्छेद के तहत, इसके तहत किसका सदस्य बना, यूएनओ का सदस्य बना। तो चलिए एक बार याद कर लेते हैं। 48 में क्या है, वन्य जीवों की रक्षा करना। 49 में क्या है, स्मारकों की सुरक्षा करना। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग। 51 में शांति को बढ़ावा देना तथा उस पर शांति स्थापित करना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।